हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 44वां वीडियो चल रहा है इस सीरीज का और ये एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर पर आधारित जीके सीरीज है, जिसको मैंने नवीन पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस आया है एमपीपीएससी 2020 का, उस पर आधारित ये पूरे वीडियोज बना रहा हूँ, जिसमें कि वो सारे क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 में पूछे जा सकते हैं उनको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी मेरी इस सीरीज से जुड़ जाएं और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि सारी वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियोस आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी इससे जुड़कर एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, स्थानीय निकायों के मतदान नामावली को तैयार करना या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका सही विकल्प क्या है जो कि चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो उसका सही विकल्प है सी वाला। जो सी है, ये चुनाव जो भारतीय, ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग है, उसके अंडर में ये नहीं आता है, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बाकी तीनों की तीनों जो पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चुनाव आयोग की सूचना जारी करता है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। चुनाव चिन्ह आवंटित करता है पार्टी को या उम्मीदवार को, निर्दलीय हो चाहे फिर किसी पार्टी को हो, और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी भारत निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और ये पूरे के पूरे प्रावधान किसमें दिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसका पूरा प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है ना, संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने दूसरा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य है कौन सा शामिल नहीं है इसमें? पंचायत चुनाव का नियंत्रण करना, विधानसभा चुनाव का निर्देशन करना या फिर स्थानीय निकायों के मतदान नामावली को तैयार करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है, विधानसभा चुनाव का निर्देशन करना, ये कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त तीनों कार्य होते हैं, ठीक है। और ये राज्य निर्वाचन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में है ये भी पूरा का पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हो गया है ये? संविधान का अनुच्छेद जो है वो है 243 243 के में, ठीक है ना, ये आर्टिकल है, इस अनुच्छेद में इसका पूरा वर्णन दिया है। देखिए, विधानसभा चुनाव का जो निर्देशन करता है वो करता है भारत निर्वाचन आयोग, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग के अंडर में होते हैं जितने भी, ठीक है ना, राज्य के चुनाव होते हैं, चाहे केंद्र के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सारे के सारे जो चुनाव हैं ये भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं, वो अपने अंडर में करवाता है। बाकी राज्य के जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो, ठीक है, तो ये सारे के चुनाव या नगर पालिका के चुनाव, उनकी नामावली यानी कि मतदाताओं के नामावली तैयार करना और साथ में वो चुनाव पूरा कंडक्ट करना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा किस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता? सिविल सेवा परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, एनडीए प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो इसका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करता है यूपीएससी, बाकी ये तीनों परीक्षाएं करवाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, इसके वर्तमान जो चेयरपर्सन है वो कौन है, यानी कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भास्कर चौबे जी, सुनीति चौहान, अमरनाथ सिंह या फिर सुमनकांत उपाध्याय। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है ए, भास्कर चौबे अभी वर्तमान में ये चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं। और इनकी जो ये चेयरपर्सन कब बने थे? ये बने थे 13 फरवरी, ठीक है ना, 2018 को, ठीक है ना। ये अध्यक्ष के रूप में कार्यरत
हुए थे और वर्तमान में चेयरमैन भास्कर चौबे, जैसे मैंने बताया। और एमपीपीएससी के जो प्रथम चेयरमैन थे वो कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत मायने रखते हैं, वर्तमान और प्रथम, जो कि सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। तो उनका नाम था डीवी रेगे, डीवी रेगे, ठीक है, जो कि सबसे पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए, ये है इंदौर में, ठीक है। जितने भी कमीशंस हैं, आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कमीशंस हैं, कमीशंस पर मैंने सारे वीडियोस की एमसीक्यूज तैयार करके रखी हैं। प्लेलिस्ट है वो एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी की जो प्लेलिस्ट है, ध्यान रखिएगा, उस प्लेलिस्ट पे आके आप पूरे कमीशंस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस के वीडियोज आप वहां से देख सकते हैं। तो सारे के सारे कंप्लीट करके रखे हैं, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 15 क्वेश्चन कमीशंस के बनने वाले हैं इस एग्जाम में। तो ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपके कंप्लीट करके रखे हैं मैंने, सारे कमीशंस की एमसीक्यूज बनाकर। वहां से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इवन थ्योरी क्लास भी कंप्लीट करके रखी है मैक्सिमम कमीशंस की, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 143 के का गठन किया गया है, या फिर अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है, अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग के लिए है, या फिर अनुच्छेद 360 अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 360 में नहीं है। आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय जो आपातकाल होता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, उसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 360 में, ना कि अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 ए में है, ठीक है ना, और 338 अकेला ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है ना, अनुसूचित जाति आयोग के लिए है, ठीक है ना। इन दोनों को, ये दोनों जो आयोग हैं पहले एक ही थे, बाद में दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया, तब संविधान में जो प्रावधान है उनको 338 में एससी को रखा गया और 338 ए में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग को का प्रावधान बनाया गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। केक का गठन 138 के द्वारा 148, ठीक है ना, 148 आर्टिकल के तहत है। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बता चुका हूँ, 243 के में है। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि 324 से लेके 329 तक का जो आर्टिकल है ये भारत निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाए मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।
जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ए, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों में मानवाधिकार की रक्षा करना, या फिर किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, या मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसका जो सी विकल्प है, देखिए आर्थिक मुआवजा, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंडर में नहीं आता है, तो ये विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी तीनों के तीनों जो विकल्प हैं ये बिल्कुल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंडर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मुआवजा देने का जो भी सिफारिश होती है वो नहीं करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानव, सॉरी, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मनाते जाते हैं 10 दिसंबर को। तो जितने भी दिवस हैं उनको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि दिवस पर क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है ना, कब कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ठीक है ना, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक मशीन की सोचने समझने की क्षमता, एक मशीन के निर्णय लेने की क्षमता, या फिर ए बी दोनों, या प्राकृतिक मानव दिमाग का विकास। तो इसका जो सी ऑप्शन है, यानी कि ऊपर दिए हुए दोनों विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मशीन की सोचने की क्षमता ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और निर्णय लेने की क्षमता भी होती है एक मशीन में, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर से है ये। निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल यानी कि जो कभी खत्म नहीं होती, इरेज नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन आपके सामने, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं रैम, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी जिसे बोलते हैं रोम, ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी, या फिर संचय मेमोरी, स्टोर मेमोरी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैशे, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी, तो इसमें से सही जो आंसर है वो कौन सा है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रीड कर सकते हैं, मतलब दैट कैन नॉट बी इरेजेबल, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रैंडम मेमोरी क्या होती है? रैंडम मेमोरी यानी कि एट द सेम टाइम जब किसी भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फाइल अपन ओपन करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत पड़ती है मेमोरी की, वो एट द सेम टाइम उसमें स्टोर करता है, तो वो रैंडम एक्सेस, यानी कि रैंडमली उसको एक्सेस करता है और रैंडमली उसको रिलीज भी कर देता है जब अपन किसी सॉफ्टवेयर को
बंद करते हैं। और संचय मेमोरी यानी कि जिसको बोलते हैं कैशे, ये कैशे जब किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो एट द सेम टाइम एक विशेष मेमोरी का काम करता है, ठीक है ना। विशेष यानी कि स्पेशल मेमोरी होती है, ठीक है, उस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है कैशे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इंटरनेट के आगमन के साथ में ई कॉमर्स में निम्न में से किसका समावेश हुआ? दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है अपने को बताना है, ठीक है ना। वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यापार या फिर विक्रय सेवा पर विक्रय सेवा की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर ऑनलाइन कानून परामर्श शेयर करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, ये अपने को पता करना है। ऑप्शन ऊपर नीचे है, ए केवल 2, बी ठीक है ना केवल एक, या फिर ना एक ना दो, एक और दो दोनों। तो इसका सही विकल्प दोनों ही है, ठीक है ना। बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, संविधान में कौन सा संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए 61वां, 62वां, 63वां या 65वां संविधान संशोधन। तो इसका सही विकल्प है डी 65। 65वां जो संविधान संशोधन है, इसके अकॉर्डिंगली अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और दोनों को मैंने आपको पहले ही प्रश्नों में बताया है कौन से आर्टिकल में इनका प्रावधान है, 338 और 338 ए। ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं CAG, ठीक है, वो कौन थे? ए के चंद्रा, वी नरहरि राव, ए के राय या फिर एस रंगनाथन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है वी, ठीक है ना। ये पहले कैग के अध्यक्ष थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1948 से लेके 1954 तक, ठीक है। 1954 तक इन्होंने कार्य किया। और महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? क्योंकि आर्टिकल वगैरह आपको सबके याद होने चाहिए जितने भी कमीशन है। ये आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। और इसका जो चैप्टर है वो कौन सा है? 5th चैप्टर में, 5वें अध्याय में इसके बारे में पूरा उल्लेख दिया हुआ है संविधान में, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इन पे बिल्कुल बनेंगे। मैंने ये मान के चलिए आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, ठीक है ना। महालेखा परीक्षक, ठीक है, 148, ठीक है ना, 1948 से लेके 1954 और अध्याय 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अवंती का शासक कौन था? मध्य प्रदेश का जीके है ये। उदयन, चंद्र प्रद्योत, बिंबिसार या फिर कौरव्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, चंद्र प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था, ठीक है। और अवंती 2 शाखाओं में विभाजित थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले कईयों बार एमपीजीके में इसके बारे में बताया है आपको। और ये महाजनपदों में से एक थी। जो जनपद है उसमें से एक जनपद था अवंती, और इसकी 2 शाखाएं थी, ठीक है ना। एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। उत्तरी जो शाखा थी वो उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैनी थी, जिसको कि अवंती बोलते थे, अवंती। और दूसरी शाखा थी माहिष्मती, ठीक है ना, माहिष्मती थी, जो कि कहां पर? दक्षिणी शाखा कहलाती थी। ये दक्षिणी शाखा थी ये। और ये दक्षिणी शाखा माहिष्मती इस समय कौन सा कहलाता है? महेश्वर। जो महेश्वर का क्षेत्र है वो कहलाता है माहिष्मती। इन दोनों के बीच से बेत्रावती, जिसको कि बेतवा बोलते हैं, आज की जो बेतवा बोलते हैं, वो नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी और इन दोनों को विभाजित करती थी। नदियों से इसका विभाजन होता था, ठीक है। और ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। और मध्य प्रदेश में टोटल 2 जनपद हैं। जो 2 जनपद हुआ करते थे, एक चेदी और एक अवंती, ठीक है। और अवंती की ये दो शाखा है, उज्जैनी और माहिष्मती और अवंती, ठीक है ना। उज्जैनी जो अभी वर्तमान में उज्जैन कहलाती है उसे अवंती कहते थे। और जो माहिष्मती है उसको वर्तमान में महेश्वर, जो कि खरगोन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 13वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करने का प्रावधान है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 47, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल
52। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान दिया हुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, डिजिटल लॉकर ऐप कब लॉन्च किया गया? 2015, 2018, 2016 या 2017 में? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। कब? 1 जुलाई को। ठीक है ना। और ये डिजिटल लॉकर है क्या? ये ऐप, इसमें अपन अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, मार्कशीट है, और जितने भी अपने पास में डिग्रीज हैं, उन सभी के को अपन डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि आप भविष्य में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल लॉकर ऐप, और इसको लॉन्च किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है दौलत राव सिंधिया। ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले, जो सिंधिया वंश के थे, ये सबसे पहले गद्दी पे बैठे थे और एकदम युवा थे। ठीक है ना। और इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा महल पत्थर पर, कौन से महल पत्थर पर अपनी बारीकी पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है? पच्चीकारी। ठीक है, असरफी महलम, जहांगीर महल, राजा अमन महल या फिर रानी रूपमती का महल? तो इसका सही विकल्प है राजा अमन का जो महल है, ये बारीकी पिच्चीकारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये अजयगढ़ में है। अजयगढ़ कहाँ पर है? ये है पन्ना में। ठीक है ना, अजयगढ़ पन्ना में ये, और वहां पर ये महल है। और ये यहाँ पर चंदेलों ने राज किया था। ठीक है ना, चंदेल वंश का ये नगर था। चंदेल वंश ने यहाँ पर कई वर्षों तक राज किया, जिनकी राजधानी क्या थी? चंदेलों की खजुराहो। खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि जेजाक भुक्ति के नाम से, ठीक है ना, इन्होंने अपना वंश या अपने राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो गुर्जर प्रतिहार है, उस वंश के ये सामंत थे। बाद में इन्होंने अपनी खुद के राज्य की स्थापना की थी चंदेलों ने। ठीक है, और बाकी के पॉइंट भी देख लेते हैं। असरफी महल ये कहाँ पर है? ये मांडू में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी खिलजी ने, खिलजी वंश ने की थी। खिलजी वंश के गयासुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, असरफी महल की। और जहांगीर महल कहाँ है? ये जहांगीर महल है आगरा में, और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में। और ये महल बनवाया था महिलाओं के लिए। ठीक है ना, महिलाएं इसमें, उस समय की जो महिलाएं वो रहती थी, अपने बेटे के नाम पर, ठीक है ना, जहांगीर के नाम पर इस महल का निर्माण कराया था। और रानी रूपमती महल ये कहाँ पर है? ये भी मांडू में ही है। ठीक है, मांडू में है, और करीब 700 वर्ष पुराना ये, ठीक है ना, ये महल है यहाँ पर, रानी रूपमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, गूगल एप्स फॉर वर्क का सामान्य नाम क्या है? इसका नाम अलग है, बताइए क्या है? वर्क स्वीट, लाइव स्वीट, जी स्वीट या गूगल लाइन? तो इसका सामान्य जो नाम है वो है लाइव स्वीट। ठीक है ना, लाइव स्वीट के नाम से है इसका नाम, जिसको बोलते हैं गूगल ऐप फॉर वर्क नाम से भी पुकारते हैं। और ये एक्चुअली है क्या? ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जिसमें कि एक स्टोरेज यूटिलिटी होती है, जिसमें कि क्लाउड में अपन किसी भी डोमेन का स्टोरिंग पॉइंट होता है, वो किसी भी डोमेन्स को होस्ट किया जा सकता है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और क्लाउड में डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, तो शुरुआत में ये पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी 2006 में। ठीक है ना, 2006 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और ये गूगल ने इसको डोमेन के लिए, ठीक है ना, जो डोमेन है, डोमेन के लिए एक गूगल ऐप के रूप में इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, गूगल ने इसको, ठीक है ना, गूगल ऐप्स के रूप में इसको, गूगल ऐप्स के रूप में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किस वर्ष पृथक अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? 2000, 2003, 2001, 2002 या 2004? तो ये 2004 में अलग से पृथक शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, इसका गठन किया गया था। और ये हुआ था 89वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और इसको दो भागों में, 338 और 338 ए, दो अलग संविधान में आर्टिकल बनाए गए थे।
ए में और बी में, ठीक है ना। 2004 में अलग बनाया गया था, उसके लिए 338 ए में इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। और 338 में एसटी के लिए, ये मैंने पिछली बार उल्टा बता दिया शायद आपको, 338 में एसटी का है, पिछले प्रश्न में मैंने बताया, और 338 ए में एससी का है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 19वां, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1952, 1954, 1957 या 1959? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, वर्ष 1957 में, ठीक है ना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जो पंचायती राज व्यवस्था थी जिसको कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, उसके लिए ये समिति गठित की गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे की जाए। तो उसके बारे में पूरा समय दिया गया था और इनको पूरा 2 वर्ष का समय लगा था, ठीक है ना। इन्होंने अपने सुझाव 1 वर्ष के अंदर दे दिए थे, ठीक है ना। 1958 में इन्होंने अपने सुझाव दिए थे, फिर 1959 में, ठीक है ना, जो सुझाव दिए थे उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद में ये लागू कर दी गई थी त्रिस्तरीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1 वर्ष में दिया गया और त्रिस्तरीय व्यवस्था 2 सितंबर 1959 को, ठीक है ना, पंचायती राज अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। और पारित होने के बाद में सबसे पहला जो पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुई वो किस जिले में हुई? ये हुई थी राजस्थान में, राजस्थान राज्य था, ठीक है ना। और उसके नागौर में, नागौर गांव में पंचायती राज व्यवस्था, नागौर जिले में, ठीक है ना, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये की गई थी 2 अक्टूबर को, सबसे पहला राजस्थान का राज नागौर, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सैल राजवंश से संबंधित जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ए बालाघाट ताम्रपत्र से, मंदसौर अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से, या फिर उदयगिरी गुहा के लेख से? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट के जो ताम्रपत्र हैं, ठीक है ना, उससे प्राप्त होती है सैल राजवंश की। और सैल राजवंश के जो राजा थे, सबसे पहले राजा किसने इसकी स्थापना की थी सैल राजवंश की? ये की थी श्रीवर्धन ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीवर्धन इसके सबसे पहले राजा थे और इसके सबसे ज्यादा, इसका अंतिम जो राजा रहा, ठीक है ना, पहले राजा और अंतिम राजा के बारे में इसमें जानकारी मेरे को प्राप्त होती है, और ये थे जयवर्धन। जयवर्धन इसके अंतिम राजा थे और श्रीवर्धन इसके पहले राजा थे, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख में गुप्त गुप्त वंश के इसमें जानकारी प्राप्त होती है, और गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है ना, उसके बारे में इनमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन बनाया था, तो उज्जैन के बिल्कुल पास है और उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आता है मंदसौर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो कि 472 ईस्वी के आसपास की है, ठीक है। और गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में इसमें प्राप्त होता है गिरनार अभिलेख, और ये कहाँ पर है? गुजरात में, जिसने कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उदयगिरी गुहा लेख में ये भी गुप्त साम्राज्य के बारे में इसमें जानकारी है, क्योंकि गुप्त वंश ने ही जो कि चौथी और तीसरी और चौथी, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ जो वो है सेंचुरी, उस समय की ये गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं, उसमें इन्होंने हिंदू और जैन धर्म, ठीक है ना, की जानकारी इसमें प्राप्त होती है, जो कि गुप्त वंश के समय की है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो ये थे टोटल एमपीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। आखिरी क्वेश्चन था ये। वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है ना, एनालिसिस जो थ्योरी मैंने दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी भी इस वीडियो को देखकर एमपीपीएससी की तैयारी कर पाएं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, अनअकैडमी पर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश की थ्योरी क्लास ले रहा हूँ। 2 क्लास चल रही हैं रेगुलर में, एक तो सुबह 10 से 11 के बीच में, जिसमें कि मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज चल रही है,
जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज में पूरे एनालिसिस के साथ में आपकी वो क्लास कवर कर रहा हूँ। तो उस क्लास में आप बिल्कुल ज्वाइन होइए। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप देख रहे हैं, आप सभी से मैं ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसमें भी जुड़िए, क्योंकि वो लाइव इंटरैक्टिव क्लास है। लाइव आपके साथ में मैं कनेक्ट होऊँगा और उसमें लाइव आपकी सारे डाउट्स जो भी आप कमेंट के माध्यम से करेंगे उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। और साथ ही साथ शाम को 6 से 7 के बीच में मध्य प्रदेश की थ्योरी क्लास के साथ में मध्य प्रदेश की जीके की थ्योरी क्लास और थ्योरी के साथ में यानी कि टॉपिक वाइज थ्योरी कवर कर रहा हूँ, और उसमें आधा घंटा थ्योरी रहेगी और आधा घंटा उसी थ्योरी पर उसी टॉपिक पर हम एमसीक्यूज ले रहे हैं। तो आपके थ्योरी कम एमसीक्यूज दोनों कंप्लीट होंगे होंगे शाम के समय में। तो उस क्लास को भी आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको जो शाम की क्लास का है आज का, वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं का ख़त्म करता हूँ। कल फिर आपको अगला एमपीपीएससी का अगले एमसीक्यूज मिलने वाला है। तब तक मेरा चैनल ट्यून करके रखिए स्टडी कॉन्सेप्ट, और वो सारे वीडियोज़ जो कि आप पढ़ना चाहते हैं जीके के माध्यम से ट्यून करके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।